हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होता क्या है। तो जब भी इलेक्शन गवर्नमेंट के पैसों से फंड किया जाता है उसी को हम स्टेट फंडेड इलेक्शन कहते हैं। तो कुछ कैंपेन्स ऐसे भी होते हैं इलेक्शंस में, जनरली लोग क्या करते हैं, अपने खुद का पैसा लगाते हैं। तो इंडिविजुअल कैंपेन कंट्रीब्यूशन तो एक अलग चीज़ हो गई, क्या आपने अपना पैसा लगा लिया या कहीं बाहर से लेके पैसा लगा लिया। बट स्टेट फंड इन इलेक्शन ये होता है कि जब आप सरकार के पैसे से इलेक्शन लड़ते हो उसको स्टेट फंडेड इलेक्शन कहते हैं। तो ये क्यों निकाला गया स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की बात कहाँ से आ रही है कि ताकि करप्शन रिड्यूस किया जा सके और साथ ही साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो सभी को इक्वल एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है प्रोवाइड होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी पर्सन ने ज़्यादा पैसा लगा लिया सिंस वो अमीर है और किसी ने कम पैसा लगाया जस्ट बिकॉज कि वो उसके पास इतना पैसा नहीं है। इसी वजह से अगर स्टेट फंडेड इलेक्शन हो जाएगा तो उससे ये होगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा सबको, सब इक्वली उसी हिसाब से पैसे लगा पाएंगे। करप्शन भी उससे कम होगा। सिंस करप्शन इसलिए भी कम होगा क्योंकि अगर मान लो आप इलेक्शन लड़ रहे हो, पार्टी ए हो आप, और आप इलेक्शन लड़ रहे हो और आपने एक कंपनी इससे पैसे ले लिया। अब इस कंपनी ने आपको फ़ंड तो कर दिया, तो आपका इंडिविजुअली आपने इलेक्शन लड़ लिया और आप जीत भी गए। अब वो कंपनी कहेगी भाई हमारे टैक्सेस अब आप बचा के दो या हमारे फ़ायदा कराओ, हमें ये सब जो भी इलेक्शन जीतने के बाद जो भी उनके लिए बेनिफिट्स होंगे वो आप हमें अवेल कराओ। तो अभी क्या होगा कि जो पर्सन ए है उसको कुछ तो करप्शंस करने पड़ेंगे कंपनी ए के बेनिफिट के लिए, उसको फेवर करने के लिए। तो इससे क्या करप्शन बढ़ता है। सिंस आपने पैसा, एक बंदे ने आपको फ़ंड कर दिया, तो अब आपको उसका फेवर के लिए आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि वो अगले 5 साल के लिए भी आप ही को पैसा देगा। ठीक है, तो स्टेट फंड ऑफ इलेक्शंस इसी वजह से ये न्यूज़ में रहता है। ऑल्दो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इसके फेवर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत मुश्किल हो जाता है किसी कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर को चेक करना या उसको मना करना। ठीक है, वो चीज़ मुश्किल हो जाती है। रियल इश्यूज़ आते हैं पॉलिटिकल फंडिंग में, जैसे कि अभी मान लो इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर आपको वाकई पॉलिटिकल फंडिंग्स लेनी है तो उसमें इशू क्या आते हैं जिसको आपको थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। वो ये है, सबसे पहले तो आपको फ़ंड्स जितने भी हैं उसकी रिसिप्ट्स कलेक्ट करनी है। तो रिसिप्ट्स होनी चाहिए सारे फंड्स की, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ फ़ंड्स ले रही हैं उसकी रिसीप्ट होनी चाहिए। सेकंड चीज़ है कि किस मैनर में ये फ़ंड्स लिए जा रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा किस मैनर में स्पेंड हो रहे हैं, तो ये जो मैनर है ये पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी किस चीज़ में, कि जो पॉलिटिकल फंडिंग प्रोसेस है उसमें पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी एक होनी चाहिए। कहाँ से फ़ंड आ रहे हैं, कैसे स्पेंड हो रहे हैं, किस मैनर में आप फ़ंड्स रिसीव कर रहे हो। तो बहुत सारे, क्योंकि अलग अलग मैनर्स भी होते हैं जिसमें आप फ़ंड रिसीव करते हो। ज़रूरी नहीं है किसी ने आपको वो सिर्फ पैसे दे दिए फ़ंड रिसीव हो गए, ऐसा नहीं है। मान लो आप एक पर्सन ए ही ये किसी पॉलिटिकल रैली करना चाहता है किसी जगह पर, और वो जगह जो है वो किराए पे लेनी पड़ेगी, बट उस जगह को किराए पे ना लेके जिस बंदे की वो जगह है उसने कहा कि जी आप फ्री में ही कर लो अपनी रैली, कोई दिक्कत नहीं है, आप जीत जाओगे तब मेरे लिए फेवर कर देना। तो वो भी तो एक तरीके की फंडिंग ही हो गई ना। उस बंदे ने पैसे ना लेके आपको अपनी जगह मुफ्त में दे दी। एक काइंड ऑफ एक बाटर सिस्टम हो गया कि हम आपका अभी ध्यान रख रहे हैं, आप हमारा बाद में ध्यान रखना। ठीक है ना, तो वो चीज़ है। तो सिर्फ पैसों से ही फंडिंग नहीं होती, और अलग अलग तरीक़ों से भी फंडिंग होती है। तो ये सब चीज़ों पे स्क्रूटनी बनाना जो है, उससे ट्रांसपेरेंसी ज़रूर आएगी पॉलिटिकल फंडिंग में, पर ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है। अब बहुत सारी ऐसी कमिटीज़ भी आई हैं जिन्होंने स्टेट फंडिंग फॉर इलेक्शंस पर कुछ रिकमेंडेशन दी हैं, जैसे इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है। आगे ऑल्दो हमने कमिटीज़ वगैरह सारी मेंशन की हैं, तो जैसे इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है, ठीक है, उसमें भी ये चीज़ आई थी कि स्टेट फंडिंग जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो प्रोवाइड करेगी, पब्लिक इंटरेस्ट में होगा ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताई गई। फिर लॉ कमीशन रिपोर्ट आई थी 1999 की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके इसमें अदर सोर्सेज से फ़ंड लेना थोड़ा सा प्रोहिबिट किया था कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन जो है वो डिज़ायरेबल ज़रूर है, बट पॉलिटिकल पार्टीज़ बस फंड ना लें और किसी सोर्सेज से। फिर नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000 की ये कमेटी थी, तो इन्होंने भी, ये कमीशन आई थी, इन्होंने भी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन को सपोर्ट नहीं किया। तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स भी लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा कि क्या क्या हम कर सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भी आई थी, याद होगा आपको,
पता नहीं 2018 में ही आई थी इनफैक्ट, तो अगर किसी को याद होगा तो, जिसमें एक ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम बनाना चाहा था इन्होंने, एक ऑडिट ट्रेल इस्टेब्लिश किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? एक बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है, लाइक अ प्रॉमिसरी नोट। तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया या कोई भी बॉडी जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है वो परचेज कर सकती है, ताकि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी वो चॉइस की उनकी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको डोनेट कर सके। तो उसमें डोनर का नाम मेंशन नहीं होता उस बॉन्ड पर, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बेसिकली डोनेशंस देने के लिए ये बॉन्ड्स बनाए जाते थे। अभी का सिनेरियो की अगर मैं बात करती हूँ कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस में पॉलिटिकल फंडिंग का सिनेरियो क्या है, तो उस सिनेरियो में मैं ये आपको कहूँगी कि सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि मेथड्स क्या होते हैं पॉलिटिकल फंडिंग के अभी जो चल रहे हैं। तो एक तो है इंडिविजुअल लोग ही अपनी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी उनकी पसंद की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनको डोनेशंस दे देते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने फेवरेट पर्सन से डोनेशन लेके इलेक्शन लड़ लेते हैं। दूसरी चीज़ होती है इनडायरेक्ट स्टेट फंडिंग, उनको मिल जाती है इनडायरेक्ट स्टेट फंडिंग। ये क्या होता है कि जैसे डायरेक्ट फंडिंग ना लेके वही जो इनडायरेक्ट फंडिंग मैंने बोली, जैसे कि मान लो मीडिया में आपका प्रचार करना है तो फ्री एक्सेस दे दिया आपको मीडिया के लिए, या कुछ पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे रैली निकालनी है तो उन सब चीज़ों के लिए फ्री एक्सेस दे दिया, या फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आपको चाहिए उसके लिए फ्री और सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दे दी। तो ये जो है इंडिया में ये अलाउड है, एक रेगुलेटेड मैनर में अलाउड है। फिर तीसरी चीज़, नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी कॉरपोरेट फंडिंग। कॉरपोरेट फंडिंग भी लोग लेते ही हैं। तो इंडिया में कॉरपोरेट बॉडीज़ जितनी भी हैं जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर गवर्नड है, तो वो डोनेशंस ले लेती हैं। फिर है आपका इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है वो भी एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो कि इंडिया में बनाई गई है, ताकि वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस की जितनी भी रिसिप्ट्स रहती हैं उसका ऑर्गेनाइज किया जा सके। कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, तो उनके लिए एक नॉन प्रॉफिट कंपनी जो है वो क्रिएट की गई है, इलेक्टोरल ट्रस्ट उसको ये कहते हैं। बहुत सारे इश्यूज़ भी आते हैं, जैसे लोग फेक कंपनीज़ बनाते हैं अपने ब्लैक मनी को इधर से उधर घुमाने के लिए, है ना। तो लोगों का और कुछ कंपनीज़ का इन्फ्लुएंस भी रहता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, जो जिसकी वजह से वो फंड्स प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे गैप्स भी हैं इंडियन रूल्स में, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को के बेनिफिट में जाते हैं ये सब चीज़ें, ताकि कुछ भी रिपोर्ट भी नहीं होता पॉलिटिकल पार्टीज़ के, ठीक है। तो बहुत सारे हिडन सोर्सेज ऑफ फंडिंग भी रहते हैं, जैसे कि इलेक्शन कैंपेन्स में जितने भी फंड स्पेंड हो रहे हैं, कुछ हिडन सोर्सेज ऑफ फंडिंग भी रहते हैं जिसकी वजह से कंट्री की इकोनॉमी को भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस में पहले मैं आपको सब हेडिंग बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस पढ़ेंगे, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं, एक्ट्स हैं जिसके अंडर ये आता है। लेजिस्लेटिव मेजर्स हम पढ़ेंगे विच आर कंसर्न विद स्टेट पॉलिटिकल फंडिंग्स फॉर इंडिया। देन स्टेट फंडिंग क्या एक अच्छा आइडिया है, क्या क्या इसमें एडवांटेजेस हो सकते हैं स्टेट फंडिंग के। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट स्टेट फंडिंग, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं वो हम देखेंगे। रिकमेंडेशंस क्या है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस पे, जैसे कि जो भी कमिटीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है, वो वही सेम कमिटीज़ यहाँ पर मेंशन की गई हैं। देन वे फॉरवर्ड, एंड देन लास्ट में हम लोग कंक्लूड करेंगे इसको। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ऑल्सो जस्ट वन मोर थिंग दैट ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है ये हम पढ़ रहे हैं, इसको आप यहाँ पर जैसे दिया भी हुआ है, तो अगर किसी का PSIR ऑप्शनल है तो उसमें टॉपिक है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, वहाँ पर भी काम आएगा। जहाँ जहाँ भी पॉलिटी है, चाहे वो मेंस में हो, प्री में हो, PSIR के लिए हो, तो जहाँ जहाँ भी ये पॉलिटी का टॉपिक आता है तो वहाँ के लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक रेलिवेंट रहेगा। ऑल्सो आप वेबसाइट पर जाओगे synopsisis.in, तो यहाँ पर आपको स्पेशल कोर्सेज़ में मेंस इन 300 टॉपिक्स मिल जाएगा। तो मेंस इन 300 टॉपिक्स में आपको टॉपिक लिस्ट, यहाँ पर आप क्लिक करना, टॉपिक लिस्ट आपको सारी मिल जाएगी। GS2 अभी हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं जिसको आपको प्रिपेयर करके जाना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वो टॉपिक्स हैं जिससे हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इन्हीं में से आएगा, घुमा फिरा के कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, इसी वजह से ये टॉपिक्स पढ़ने हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं। बाकी आपको कोई भी डिटेल चाहिए अबाउट द कोर्स, यू कैन क्लिक हियर। अब हम थोड़ा सा कंटेंट पे आते हैं कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वगैरह देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में देखो, जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल हैं वो सारे पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं, जिसमें आते हैं आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक। ये सारे आर्टिकल्स डील करते हैं इलेक्शन से। आर्टिकल 324 क्या कहता है, जितना भी इलेक्शन कमीशन में
सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल करना होता है इलेक्शंस का। तो ये सारी चीज़ें जो है इलेक्शन कमीशन के पास जाती हैं। ये आर्टिकल 324 कहता है। आर्टिकल 326 क्या कहता है कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट में ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज यहाँ पर इलेक्शंस वगैरह लड़े जाएंगे। फिर आर्टिकल 327 सारे जितने भी जो पार्लियामेंट है उसको ये एम्पावर करता है ताकि वो इलेक्शन लेजिस्लेचर के लिए जो भी इलेक्शंस होंगे उसमें कुछ प्रोविजंस बनाए। तो उस सब चीज़ों से आर्टिकल 327 डील करता है। आर्टिकल 328 लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट को एम्पावर करता है कि वो लेजिस्लेचर के इलेक्शंस में जो भी प्रोविजंस की ज़रूरत है वो बनाएं। तो ये सब चीज़ों से आर्टिकल 328 डील करता है। लेजिस्लेटिव मेजर्स क्या हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 आई थी, जिसमें सीट्स के एलोकेशन के बारे में बात हुई थी कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में सीट्स का एलोकेशन कैसे होगा। तो इन सब के प्रोविजन से ये डील करता है पर्टिकुलर एक्ट 1950 का, जिसमें राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो कैसे फिल की जाएंगी, मैनर ऑफ फिलिंग सीट्स ऑफ राज्यसभा, यूनियन टेरिटरी रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, क्वालिफिकेशन वोटर्स का क्या होना चाहिए, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इन सब चीज़ों से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 डील करता है। फिर आया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये पर्टिकुलर लॉ डील करता है किससे, जितने भी ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें आता है कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स में जो भी इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होंगे उनके प्रोविजंस बनाना। फिर लोगों के क्वालिफिकेशंस का, डिसक्वालिफिकेशंस का, कुछ ऑफेंसेस, अगर कोई भी ऑफेंसेस इन्वॉल्व हैं उन ऑफेंसेस को डील करना, डाउट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, इन सब से डील करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। अब स्टेट फंडिंग एक अच्छा आइडिया कैसे है, एडवांटेजेस क्या हैं बेसिकली स्टेट फंडिंग के। तो सबसे पहली चीज़ तो वही जो बताया था, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है ये। तो स्टेट फंडिंग अगर होगी तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वल चांस मिलेगा, इक्वल एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। इस वजह से मनी पावर को कट किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है सिर्फ अमीर को ही अच्छा चांस मिलेगा, गरीब को अच्छा चांस नहीं मिलेगा, वो चीज़ नहीं होगी। करप्शन कब हो जाएगा, स्टेट फंडिंग अगर होने लगी इलेक्शंस में, तो उससे क्या है कि बाहर के लोगों का जो इन्फ्लुएंस रहता है, जो भी इंटरेस्टेड मनी लेंडर्स रहते हैं, उन लोगों का जो इन्फ्लुएंस रहता है पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, वो कम हो जाएगा, वो लिमिट हो जाएगा और करप्शन कब हो पाएगी। फिर इनइक्वालिटी कब हो सकती है, जैसे अगर इलेक्शंस फंड होने लगे सिर्फ प्राइवेट फंड से, तो उससे क्या होता है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी चल जाती है सोसाइटी में कि भाई हमने आपको फंड दिया था इलेक्शन के टाइम में, अब आप इलेक्शन जीत गए हो, अब आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। तो ये जो इनइक्वालिटी चलती है ना, तो इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो है वो कब हो पाएंगी, ख़त्म हो पाएंगी, कम होंगी। तो क्योंकि आगे आने वाले टाइम में क्या इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ चल के फिर पॉलिटिकल इनइक्वालिटी में बदल जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट में पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ में बदल जाती है, तो वो चीज़ दिक्कत आती है, करप्शन होता है बेसिकली। फिर ट्रांसपेरेंसी, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन से क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी और इंक्रीज़ होगी पार्टीज़ में, और कैंडिडेट फाइनेंस जो है वो भी, ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी हेल्प करेंगी करप्शन अगेन कर्व करने में। ट्रांसपेरेंसी आएगी पार्टी में और पार्टी फाइनेंस में, कैंडिडेट फाइनेंस में। फिर नेक्सस एक ब्रेक हो जाएगा। तो ये भी पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके बीच का एक नेक्सस चल रहा है, जो कि कुछ टाइम में जैसे इंक्रीज़ होता जा रहा है विद टाइम। तो ये जो नेक्सस है ना, इसको ब्रेक करने में ये बहुत हेल्प करेगा कि हमने सिंस पॉलिटिशियंस भी ये कहेंगे भैया हमने आपसे पैसे लिए ही नहीं है, तो फिर हम आपके फेवर में काम करने के लिए बाध्य ही नहीं है ना। फिर नेक्स्ट है ब्लैक मनी। तो स्टेट फंडिंग जो है वो ब्लैक मनी पर जो डिपेंडेंस है वो कम कर देगा, है ना, वो चीज़ भी कम होगी कि लोग जो है अपना पैसा ऐसे घुमा के लेके आते थे, तो वो स्टेट फंडिंग जो है वो ब्लैक मनी पे डिपेंडेंस अपनी कम करेगा। अगर पब्लिक मनी पे डिपेंडेंस होगी तो उससे क्या होगा कि इंटरनल डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर वो और ज़्यादा स्पीड पकड़ लेगा। अब लिमिटेशंस क्या है स्टेट फंडिंग के, या आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट स्टेट फंडिंग, क्यों फ़ायदे में नहीं है स्टेट फंडिंग, क्यों एक अच्छा आइडिया नहीं है। एक तो पहली चीज़ है डाइवर्जन ऑफ फंड्स। अभी के हिसाब से जो स्टेट एक्सपेंडिचर है, जितने भी पब्लिक गुड्स पे हो गए, एसेंशियल पब्लिक गुड्स जैसे कि प्राइमरी हेल्थ है, एजुकेशन वगैरह, उसमें ऑलरेडी स्टेट का एक्सपेंडिचर ना बहुत कम है। तो अगर वहाँ से फंड डाइवर्ट होके इलेक्शन में चले जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो जितने भी वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनके ऊपर ही बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो उनके लिए बहुत ही ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसीलिए फ़ंड्स को एसेंशियल सर्विसेज से डाइवर्ट करके इलेक्शन में लगाना एक अच्छा आइडिया नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है पॉलिटिकल एरेना में एक ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबको लगेगा कि भैया यहाँ से तो फंड मिल रहे हैं, तो चलो हम भी इलेक्शन लड़ लेते हैं। तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन अगर स्टार्ट हो गया ना, उससे क्या होगा, हर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उठ के आएगी और पॉलिटिकल एरेना में कम्पीट करने लगेगी। क्यों करेगी? सिर्फ इसलिए कि भैया स्टेट फंड हम अवेल कर पाएंगे। तो इस वजह से भी अच्छा आइडिया नहीं है।
फिर है पीपल्स चॉइस डाइल्यूट हो जाएगी। अब कुछ लोगों की होती है कि हर किसी का अपना अपना चॉइस ऑफ पार्टी होती है भाई। मेरी हो सकता है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, आप किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हो, है ना। तो अगर मैं पैसे लगाती किसी पार्टी पे, तो मैं एक पर्टिकुलर पार्टी ए पर मैं पैसे लगा देती, आप पार्टी बी पर पैसे लगाते, ठीक है। बट अब अगर मैंने सिर्फ स्टेट पे ही चला गया मेरा सारा पैसा, तो मैं अगर पार्टी ए पे लगाना चाहती थी, मेरे पैसे पार्टी बी पे लग गए, तो उससे क्या होगा कि मनी जो है वो पार्टीज़ को मेरी चॉइस के हिसाब से नहीं गया, ठीक है। तो इसी वजह से जो स्टेट फंडिंग इलेक्शंस के केस में होगा कि मैं अगर किसी अपनी चॉइस ऑफ पार्टी पे पैसा लगाना चाह रही थी, वहाँ ना लग के किसी और पार्टी पे लग गया, जो जिसकी वजह से हो सकता है मेरा एटीट्यूड रिवोल्टिंग और रिपल्सिव भी हो जाए, है ना। तो वो प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों की जो चॉइस है ना वो डाइल्यूट हो जाएगी फिर, क्योंकि लोगों की एक पर्टिकुलर चॉइस के हिसाब से उनका होगा नहीं सिस्टम। तो इंडिपेंडेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ रहेगी। तो अगर आप देखो स्टेट पर अगर आप डिपेंड रहते हो अपने फंड्स के लिए, उससे क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ की इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी। उनको क्या है, अपनी ऑटोनॉमी जो है वो छोड़नी पड़ेगी, है ना, और उनको एक स्टेट का एक ऑर्गन बन के वो रह जाएंगे। अब इसके लिए स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के लिए कुछ रिकमेंडेशंस आई थी। पहली है इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998 की। इन्होंने स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन एंडोर्स ज़रूर किया था, पर इनका ऑब्जेक्टिव था कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, फेयर प्लेइंग फील्ड पार्टीज़ के लिए प्रोवाइड हो और पैसा भी उसमें कम लगे। नेक्स्ट है कमेटी ने ये रेकमेंड किया था कि स्टेट फंड जो है वो इनको एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टेट फंड जो है वो सिर्फ आप नेशनल और स्टेट पार्टीज़ को ही दोगे जिनके पास एक पर्टिकुलर सिंबल होगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को ऐसे फंड्स बांटने लगे फिर तो हर दूसरा बंदा कहेगा चलो जी हम भी इलेक्शन लड़ेंगे। इस वजह से अब जो शॉर्ट टर्म स्टेट फंडिंग है उसको सिर्फ काइंड में ही देना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट आप पैसे में नहीं दे सकते। कुछ फैसिलिटीज़, काइंड मतलब कुछ फैसिलिटीज़ के तौर पे आपने प्रोवाइड कर दिया जो भी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स हैं। तो शॉर्ट टर्म स्टेट फंडिंग को आपको सिर्फ काइंड में ही देना पड़ेगा कि भाई आपको फ्री एक्सेस टू मीडिया या फिर रैली करने के लिए कोई स्पेस प्रोवाइड कर दिया, यही सब चीज़ें, ठीक है ना। अब कमेटी ने सिर्फ पार्शियल फंडिंग ही फेवर किया था, फुल स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को फेवर नहीं किया है इस कमेटी ने भी। क्यों? क्योंकि कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन ऑलरेडी काफ़ी ख़राब है। तो आप उस केस में अगर जो भी फंड्स अवेलेबल हैं उनको एसेंशियल सर्विसेज पे खर्च ना करके अगर आप इलेक्शंस में लगा दोगे तो दिक्कत में आ जाएंगे हम लोग। तो इतनी अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन अभी हमारी नहीं है। अब लॉ कमीशन रिपोर्ट आई थी 1999 की, वो क्या कहती है, तो ये रिपोर्ट भी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट से सहमत रहती है और इसने भी यही सपोर्ट किया था कि सिर्फ पार्शियल स्टेट फंडिंग जो है वही पॉसिबल है सिंस हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। और इन्होंने कहा था जो टोटल स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन डिज़ायरेबल ज़रूर है, बट सिर्फ एक ही केस में जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनको मना किया जाए कि आप और अदर सोर्सेज से फंड्स नहीं लेंगे। और ये स्ट्रांगली रेकमेंड किया गया था कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन से पहले एक अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क डिज़ाइन होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का रेगुलेशन कैसे होगा, जितने भी प्रोविजन से डील करना हो, ताकि इंटरनल डेमोक्रेसी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स या अकाउंट्स मेंटेन करना, ऑडिट करना, इलेक्शन कमीशन का सबमिशन करना, तो ये सारी चीज़ें के लिए एक अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क बनना ज़रूरी है ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का ढंग से रेगुलेशन हो पाए ये सभी प्रोविजन से डील करने के लिए। फिर 2001 में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कमीशन आई थी। ये स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के फेवर में नहीं थी, इसी वजह से इसने ये स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस एंडोर्स भी नहीं किया। बट लॉ कमीशन रिपोर्ट जो थी 1999 की, उससे एक बात पे ये सहमत थी, क्योंकि इन्होंने ये ओपिनियन दिया था कि एक अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क अगर हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज़ के रेगुलेशन के लिए तो उस केस में स्टेट फंडिंग जो है उसको कंसिडर किया जा सकता है, पर अगर फ्रेमवर्क नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है। फिर 2008 में सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आई थी, जिन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी एथिक्स इन गवर्नेंस। इसमें रेकमेंड किया गया था पार्शियल स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के लिए, ताकि इललेजिटिमेट और अननेसेसरी फंडिंग जो है इलेक्शन एक्सपेंसेस का वो कम हो पाए। अब वे फॉरवर्ड के लिए हम यही बात करते हैं कि सबसे जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से ब्लैक मनी जो है उसका अभी भी प्रेवलेंस है पार्लियामेंट्री असेंबली इलेक्शंस में, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ना पहले से ही पॉलिटिकल कैंपेन के लिए बहुत ही लो लिमिट सेट की हुई है, बहुत ही अनरियलिस्टिकली लो लिमिट, कि आप सिर्फ इतना ही पैसा खर्च कर सकते हो। तो इतना कम पैसा लगाया है कि आपको ब्लैक मनी लगाना ही पड़ेगा अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए, वो उस पैसे में हो नहीं पाएगा कैंपेन। तो इस वजह से सबसे पहला रीज़न तो ये है। तो एक और अच्छा रियलिस्टिक कैंपेन स्पेंडिंग
अमाउंट लगाने की ज़रूरत है, जिससे जो कि एक राइट डायरेक्शन में एक पहला स्टेप होगा कि इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा ज़्यादा पावर दें हम इलेक्शन कमीशन को, बट पावर देने के साथ साथ हमें लिमिट भी जो है थोड़ा सा इलेक्शन में स्पेंड करने के, कैंपेन स्पेंडिंग की बढ़ानी चाहिए। पार्टीज़ को अपना एक्सपेंडिचर है वो भी डिस्क्लोज़ करने की नीड है मंथली बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिसकी वजह से हर मंथ अगर पार्टी जो है अपना एक्सपेंडिचर डिस्क्लोज़ करेंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिस उससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी आएगी और अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। नेक्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा पावर इलेक्शन कमीशन को देने की नीड है ताकि और होल्ड हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे और इलेक्शंस पे कितना स्पेंड हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से स्पेंड हो रहा है, ये सब चीज़ों पर। और बहुत ही वैल्यूएबल रिकमेंडेशंस जितने भी दिए गए थे और जो कमिटीज़ आई थी, जैसे अभी कुछ कमिटीज़ हमने डिस्कस की, प्रीवियस कमिटीज़ रिपोर्ट्स, इनके रिकमेंडेशंस लागू करना ज़रूरी है। तो इनके रिकमेंडेशंस को थोड़ा सा एवैल्यूएट करना चाहिए, इनमें से कौन कौन से पॉइंटर्स हम आगे के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देने की नीड है। कंक्लूड करते हुए हम ये कहेंगे कि पार्शियल फंडिंग ऑफ इलेक्शन कैंपेन्स जो है वो एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ में फॉलो की जा रही है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन। तो हमें कुछ लेसन्स हम यहाँ से भी ले सकते हैं ना, यूनाइटेड स्टेट ब्रिटेन ऑलरेडी अगर ये काम कर रहा है तो हम वहाँ से भी सीख ले सकते हैं, और वहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे हैं वो चीज़ इवैल्यूएट करके हम अपने तरीके से लागू करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि जो चीज़ उनके यहाँ पर सही चल रही है वो हमारे यहाँ भी सही चले। तो उसमें जो हमारे पास चैलेंजेस आ सकते हैं, जो उन्हें चैलेंज आ रहे हैं, उसको भी इवैल्यूएट करके और उसको करेक्ट करके हम अपने देश में ये चीज़ लागू कर सकते हैं। तो हम अपना एक वर्जन निकाल सकते हैं स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस का। ठीक है, तो यही आपका पूरा टॉपिक था स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस का। और बाकी कोई भी अगर आपको इसमें इशू है या कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पंचायत पढ़ेंगे।